से जहां रणवीर सेना के द्वारा लगातार दलितों पर पिछड़ों पर अत्याचार किए गए, सामूहिक रूप से नरसंहार किया गया। आज वो क्षेत्र फिर से रणवीर सेना का छद्म रूप पकड़ के फिर से पुनर्जीवित हुआ है। अभी हाल में आपने देखा है कि 2 दिन पहले एक पिछड़ी जाति कुशवाहा और यादव लोगों के बीच से एक बारात निकल रही थी। उसके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें 3 लोग तत्काल मारे गए हैं और लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं। ऐसी सरकार जिसमें भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, इनके द्वारा संपोषित गुंडे, जो भाजपाई गुंडे हैं, जो पूरे देश में पिछड़ों पर, दलितों पर, शोषितों पर जो अत्याचार लगातार कर रहे हैं, उन तमाम अत्याचार के खिलाफ भाजपा वाले हमेशा से प्रखर हैं। और आप फिर से समय आ गया है कि फिर से तमाम अपने झंडे को बुलंद करके और संघर्ष के लिए हम तमाम लोगों को कूदना पड़ेगा। ये भाजपा की तमाम शक्तियां फिर से कुचलने पर संविधान को एक तरफ कुचल रही है, गरीबों को कुचल रही है। इसके खिलाफ जनगोलबंदी करके इस तमाम अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को फिर से आवाज बुलंद करना पड़ेगा। और आज के दिन, पार्टी के स्थापना दिवस के दिन, पार्टी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है, हम तमाम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। 22 अप्रैल 2025 का आह्वान। आज 22 अप्रैल को हम अपनी महान और प्यारी पार्टी की स्थापना की 56वीं सालगिरह और कॉमरेड लेनिन के जन्म की 155वीं सालगिरह बना रहे हैं। आज हम एक बार फिर अपने सभी महान शहीदों और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए और साम्राज्यवाद की पराजय और समाजवाद की स्थापना के कॉमरेड लेनिन के निर्णायक आह्वान को पूरा करने का दृढ़ संकल्प दोहराते हैं। अपने स्वतंत्र बहुमत को खोने और जदयू, टीडीपी जैसी पार्टियों जिन्होंने कई बार भाजपा से अलग रहकर रास्ता भी अपनाया है, पर निर्भर होने के बावजूद तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने फांसीवाद हमलों को और तेज कर दिया है। इस सरकार ने वक्त संशोधन कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानूनों को पारित करा लिया है, जो सीधे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही आदिवासियों और छत्तीसगढ़ में तथा कथित माओवादियों पर एक बर्बर जंग छेड़ दी गई है, यह कहते हुए कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। वापस लिए गए कारपोरेट परस्त कृषि कानूनों को अब पीछे के दरवाजे से नई कृषि विपणन नीति के नाम पर फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा सभी श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड के बदलने की तैयारी है, जो भारत को के मेहनत कश तबके के संघर्षों से हासिल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। सूचना का अधिकार कानून में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे नागरिकों का पारदर्शिता और जवाबदेही मांगने का हक छीना जा सके, ताकि सरकार को मनमानी, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की खुली छूट मिल सके। कैंपस, लोकतंत्र और शैक्षणिक आजादी पर नए सिरे से हमले हो रहे हैं, ताकि असहमति और बहस की गुंजाइश को खत्म किया जा सके और कट्टरता, नफरत और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा सके। इसका मकसद भारत के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को सांस्कृतिक नियंत्रण और विचारधारा थोपने की प्रयोगशालाओं में बदल देना है। साथ ही नफरत से भरी फिल्में और दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिए उकसाई गई हिंदुत्व भीड़ अब सड़कों पर उपद्रव कर रही है, जो हर दिन मुसलमानों, औरतों और दलित बहुजनों के खिलाफ हिंसा फैला रही है। जब हम भारत में मोदी 3 के फांसीवाद हमलों का सामना कर रहे हैं, वहीं अमेरिका और पूरी दुनिया अब ट्रंप 2 के नए दौर में ढाई जा रही खतरनाक तबाही से जूझ रही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के साथ खुली साझेदारी में ट्रंप ने अमेरिका के अंदर लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी है। इसे वैश्विक व्यापार और टैरिफ युद्ध, साथ ही अप्रवासियों के खिलाफ जहरीले अभियान को से जोड़ रहे हैं, जिससे अवैध अप्रवासियों और फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं को देश से निकालना, वीजा रद्द करना और कई तरह से उत्पीड़न शामिल हैं। जैसे भारत में मोदी के अच्छे दिन का नारा दिया, वैसे ही ट्रंप इसे मेगा यानी अमेरिका को फिर महान बनाना कहते हैं। मोदी भले ही ट्रंप से अपनी खास दोस्ती का दावा करते हो और गाजा में फिलिस्तीनियों के जारी नरसंहार में ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी के साथ मिले हुए हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ सबसे अपमानजनक व्यवहार किया है और मोदी सरकार अमेरिका की जबरदस्ती और धमकियों के सामने चुपचाप झुकती जा रही है। आजाद भारत की किसी भी पिछली सरकार ने देश के सम्मान और राजनीतिक हितों को मोदी सरकार जितना नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर संसद के अंदर अमित शाह अम्बेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और मोहन भागवत अयोध्या में बने राम मंदिर को भारत की असली आजादी का प्रतीक बताकर हमारे आजादी के आंदोलन की पूरी तरह विरासत को ही नकार रहे हैं। ऐसे हालात में हमें इसी साल के आखिर में बिहार के बेहद अहम चुनावों का सामना करना है,
पूरी पार्टी को चाहिए कि बिहार के साथियों को इस निर्णायक लड़ाई में बड़ी जीत दिलाने के में पूरी ताकत से मदद करें। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में हमारी कामयाबी ने पार्टी की राजनीतिक हैसियत को और मजबूत किया है। आज वामपंथी ताकतें और पूरा प्रगतिशील खेमा बिहार की ओर, खासकर हमारी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हम और मजबूत प्रदर्शन करें ताकि मोदी शाह योगी के बुलडोजर को रोका जा सके और जन संघर्षों के इस गढ़ को भाजपा के हाथों में जाने से बचाया जा सके। आइए इस 22 अप्रैल से यह संकल्प ले कि हम चुनाव अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएंगे और अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देंगे। फांसीवाद हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र की लड़ाई में हमें और ज्यादा एकता, ताकत और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते हमें इस लड़ाई में अगली कतार में रहकर नेतृत्व करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम जनता से अपने रिश्ते और गहरे करें और जीवन, रोजी रोटी और आजादी से जुड़े मुद्दे को पूरे दमखम से उठाएं। हमें एक बड़े ज्यादा जीवंत और गतिशील संगठन की जरूरत है, जिसमें वैचारिक मजबूती भी हो और संघर्ष का हौसला भी हो। 2025 में भारत में संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन की 100वीं सालगिरह है। यह आरएसएस की स्थापना की भी 100वीं सालगिरह है। भारत के आजादी आंदोलन और फिर आजाद भारत के संसदीय लोकतंत्र के दशकों में कम्युनिस्ट विचारधारा ने आरएसएस के फांसीवादी मंसूबों के खिलाफ लगातार डटकर लड़ाई लड़ी है और 100 सालों से के अधिकांश समय में आरएसएस अलग थलग पड़ा रहा। लेकिन आज जब वह सत्ता की ताकत के सहारे काम कर रहा है तो पूरे देश पर अपनी विचारधारा और संस्कृति का शिकंजा कसने की पूरी कोशिश में है। हमें भारत को इन फैलती फांसीवादी तबाही से हर हाल में बचाना होगा। आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अगुवाई कायम कर ली थी, लेकिन आज जब भारतीय पूंजीपति वर्ग के वर्चस्वशाली